25 मई 1992 फिलीपींस की जनता टीवी से चिपक कर बैठी थी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी पेप्सी अपने कैंपेन का विनर अनाउंस करने वाली थी। शाम 6 बजे लोग टीवी चैनल को खोलकर बैठे थे। कंपनी ने एक नंबर को विनर अनाउंस किया और पूरे देश में खलबली मच गई। इस अनाउंसमेंट तक कंपनी को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये कैंपेन कंपनी के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होने वाला था। अनाउंसमेंट के साथ ही देश भर में दंगे फैल गए। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, सैकड़ों लोग घायल हो गए और कई लोग मारे भी गए। पेप्सी को ये कैंपेन इतना महंगा पड़ा कि आज भी फिलीपींस के मनीला में पेप्सी बैन है। लेकिन ये हुआ कैसे और क्यों, जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1990 के दशक में न्यूयॉर्क के प्रमोशनल डिपार्टमेंट में पेड्रो वर्गारा नाम का शख्स काम करता था। इस शख्स ने नंबर फीवर नाम का एक प्रमोशनल कैंपेन डिजाइन किया। पेप्सी नंबर फीवर एक तरह का जुआ था जिसमें बात पूरी तरह से किस्मत पर टिकी हुई थी। कंपनी अपने बोतल के ढक्कन के पीछे 1 से लेकर 1000 तक के नंबर छापती थी। इनमें कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन पर कंपनी पहले से एक इनाम तय करके रखती थी। अब अगर किसी के पास ऐसा कोई लकी नंबर पेप्सी के ढक्कन में मिलता था तो उसे वो इनाम मिल जाता था। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी बोतल के ढक्कन पर 250 नंबर छपा हुआ है और इस नंबर पर $2 का इनाम है, तो उस शख्स को ये $2 दे दिए जाएंगे। इस तरह प्राइस $1 से शुरू होकर लाखों डॉलर तक रखे गए थे और यही वजह थी कि ये कैंपेन अमेरिका में काफी पॉपुलर हो रहा था। पेप्सी की बिक्री भी इससे काफी हद तक बढ़ी थी। इसके सक्सेस रेट को देखते हुए पेप्सी के इंटरनेशनल सीईओ ने इस कैंपेन को बाकी देशों जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और फिलीपींस में भी शुरू करने की बात रखी। ये वो दौर था जब पेप्सी कोका कोला से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। पूरी दुनिया में कोल्ड ड्रिंक कंपनी के नाम पर कोका कोला का सिक्का चलता था। क्रिस्टोफर को उस समय बैटलफील्ड कमांडर कहा जाता था क्योंकि वो कंपनी को आगे ले जाने के लिए बिना थके दिन रात काम कर रहे थे। पेप्सी ने नंबर फीवर लाने के लिए एक मैक्सिकन कंपनी डीजी कंसल्टर्स को काम पर रखा। जब पेप्सी ये काम करने जा रही थी तब कंपनी का मार्केट शेयर पूरे फिलीपींस में मात्र 19% था और कोका कोला का मार्केट शेयर पूरे 75% था। यानी कि कोका कोला पूरे फिलीपींस का राजा था। 7441 आइलैंड से मिलकर बने फिलीपींस की जनता उस दौरान काफी गरीब थी और जाहिर सी बात है कि ऐसा रातों रात करोड़पति बनाने वाली स्कीम उनके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं थी। फरवरी 1992 में इस कैंपेन को पेप्सी ने शुरू किया। 1000 पेसो यानी फिलीपींस की करेंसी से लेकर 1 लाख पेसोस तक का इनाम रखा गया। अलग अलग नंबर पर अलग अलग इनाम रखे गए। इस कैंपेन को फरवरी से लेकर मई तक लगभग 5100 लोगों ने इनाम जीते। इसके बाद से पेप्सी की बिक्री तेजी से $10 मिलियन से बढ़कर $14 मिलियन हो गई और इसकी बाजार हिस्सेदारी 19.4% से 24.9% हो गई। पहले के मुकाबले पेप्सी की फैक्ट्री दिन में 20 घंटे चल रही थी, जो इस बात का इशारा था कि कंपनी मुनाफा कमा रही है। इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में मीडिया का भी इम्पोर्टेंट रोल था। 29 रेडियो स्टेशन और 4 अखबार जीतने वाले लोगों के नाम छाप रहे थे। शुरुआत में इस कैंपेन को सिर्फ 8 मई तक चलना था, लेकिन कंपनी ने अपना मुनाफा होते देख इसे 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 17 दिन आगे बढ़ा दिया। ये कैंपेन इतना पॉपुलर हो गया कि कई घरों से बोतलों के चोरी होने की खबरें सामने आने लगी। खैर, सब कुछ सही चल रहा था और आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। 25 मई की रात। इस दिन पेप्सी सबसे बड़े विनिंग प्राइज को अनाउंस करने वाली थी। सभी अपने घरों की टीवी से चिपक कर बैठ गए थे। पेप्सी ने शाम को 6:30 बजे फिलीपींस के चैनल नंबर 2 पर विनर नंबर की घोषणा की। ये नंबर था 349। नंबर अनाउंस होते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसागनी नाम का एक शख्स अपनी पत्नी के साथ खुशी से झूम रहा था क्योंकि उसके पास ये नंबर था, यानी उसकी दुआ कबूल हो गई थी। अर्नेस्टो डी गुज़मैन डी लीना नाम के एक टैक्सी ड्राइवर भी अपने भतीजे साइमन मार्सेलो को ये बताने के लिए नीचे की ओर दौड़ रहा था कि उसके पास 349 नंबर वाला कैब था। ये तो कुछ ही घटनाएं थी जो हम आपको बता रहे हैं। पूरा देश जैसे दिवाली मना रहा था। एक बस ड्राइवर के पास इस नंबर के 3 कैब थे, यानी कि वो पूरे 3 मिलियन पेसों का मालिक बन चुका था। यही नहीं, 12 बच्चों की मां के पास पूरे 35 कैब थे जिन पर 349 छपा था। अब जब इतने लोग ये पैसे जीत चुके थे तो वो सारे लोग अपने अपने इनाम के पैसे लेने पेप्सी के ऑफिस जाने लगे। मनीला के नॉर्थ ईस्ट में क्यूजोन सिटी में पेप्सी की बॉटलिंग फैक्ट्री पर भीड़ जमा होने लगी। पेप्सी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो समझ चुके थे कि वो अब तक की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। रात 10 बजे कंपनी के एक मेंबर ने फिलीपीन के ट्रेड डिपार्टमेंट को फोन किया और कहा कि गलती हो गई है। दरअसल हुआ ये था कि पेप्सी ने गलती से 349 नंबर के 8 लाख कैप्स छाप दिए थे और स्कीम के मुताबिक इस नंबर के विनर सिर्फ 2 ही होने थे। इन 8 लाख बोतलों में से 4,86,000 बोतलें बिक चुकी थीं, यानी पेप्सी के सामने 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे जो अपने आप को नंबर फीवर कॉन्टेस्ट का विजेता बता रहे थे।
फैक्ट्री के बाहर लोगों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा था और ऐसे में पेप्सी ने रात के 3 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तय हुआ कि इस घटना को एक कंप्यूटर एरर बताया जाएगा और जितने भी लोग 349 नंबर कैब के साथ थे उन्हें 500 पैसों का मुआवजा दिया जाए और इसे एक गुडविल जेस्चर माना जाएगा। इस ऑफर को कुछ कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये ऑफर पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि पेप्सी एक बड़ी कंपनी है और ऐसे में उसे अपने सभी कस्टमर्स को पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंपनी को माफी मांगते हुए सभी विनर्स को भुगतान करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने सभी को पेमेंट करने से मना कर दिया और यहीं से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि यहीं से देश भर में धरनों और दंगों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले तो पेप्सी के डिलीवरी ट्रक इसका शिकार बने। करीब 35 ट्रक तोड़ दिए गए और कई ट्रकों को पलट दिया गया और उनमें आग लगा दी गई। पेप्सी के खिलाफ नारेबाजी और बहिष्कार का दौर चल चुका था। नेता से लेकर एक्टिविस्ट तक पेप्सी को विलेन बना चुके थे। आलम यह था कि पेप्सी के ऑफिस का लॉन तहस नहस करने से लेकर ट्रक पर ग्रेनेड उछालने तक की घटना सामने आई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। पेप्सी के कर्मचारी घायल हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें बॉडीगार्ड और बख्तरबंद गाड़ियां तक हायर करनी पड़ी। देश भर में एंटी पेप्सी मूवमेंट चल रहा था। पेप्सी के खिलाफ करीब 5000 केस दर्ज हो गए। पूरी दुनिया में इसकी बदनामी हुई। पेप्सी फीवर का केस साल 2006 में जाकर बंद हुआ, जब फिलीपींस की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर केस खारिज कर दिया कि ये पेप्सी से हुई एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ना कि पेप्सी की कोई झूठी मंशा। इस तरह ये केस आखिरकार बंद हो गया। ये कैंपेन आज तक का सबसे बड़ा मार्केटिंग डिजास्टर माना जाता है। पेप्सी ने फिलीपींस की पूरी जनता से माफी मांगी और पेप्सी को इस कैंपेन से न सिर्फ ब्रांड वैल्यू का नुकसान हुआ, बल्कि फिजिकल इंफ्रा से लेकर कोर्ट कचहरी तक का खर्च मिलाकर करीब $20 मिलियन का नुकसान हुआ। आपको पेप्सी की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।